नमस्कार दोस्तों। एडवांस में ही गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस एपिसोड में अभी से ठीक 2 साल पहले गणतंत्र दिवस की रात को ही घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आया हूं जो एक अस्पताल में एक नर्स के साथ बड़ी ही विचित्र तरीके से घटी थी, जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बिखर गया। बिना देरी किए चलिए चलते हैं नागपुर के उस अस्पताल में और सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। नहीं, नागपुर के अस्पताल में जाएंगे तो 20 से शुरू हो जाएगा। थोड़ा और पहले चलते हैं, रीमा की ज़िंदगी में घुसते हैं। रीमा कौन? वही नर्स। बेसिकली रीमा एक नर्स थी जो कि पुणे से अपनी पढ़ाई करी थी। अपने परिवार वालों के साथ वो पुणे में ही रहती थी और पुणे के ही एक अच्छे खासे विकसित अस्पताल में वो एज अ नर्स काम किया करती थी। एक टाइम पर ऐसा होता है कि इस अस्पताल में एक आदमी एडमिट होने के लिए आता है और उस आदमी से इस नर्स रीमा को प्यार हो जाता है। वो आदमी एक वेल्दी फैमिली से था, वो नागपुर से था। कुछ समय तक दोनों की ऑनलाइन चैटिंग होती है, फिर वो आदमी रीमा को प्रॉपरली शादी के लिए प्रपोज कर देता है। रीमा जब अपने घर वालों को बताती है तो घर वाले बिल्कुल हाँ बोल देते हैं। धूम धड़ाके से शादी होती है और रीमा पुणे से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के नागपुर अपने पति के घर पर पहुंच जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पति एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। पति के परिवार में जितने भी लोग थे सारे कुछ ना कुछ जॉब किया करते थे। सिर्फ जो सास है रीमा की, अब वो काम नहीं करती थी, वो घर पर ही रहती थी। शादी होकर रीमा घर पर आई तो जितने भी रिश्तेदार हैं, मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, सबका आना जाना इतना होता था कि रीमा को खाली बैठने का थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता था। तो नौकरी वापस से ज्वाइन करने की बात तो बहुत दूर की है। खैर, धीरे धीरे करके शादी को लगभग 20 दिन हो गए। अब लोगों का आना जाना भी बंद हो गया है और घर पे सारे लोग अब एकदम न्यूट्रल हो चुके हैं कि अब हो गई है ना शादी, अब हो गई है नई दुल्हन पुरानी, अब सब कुछ ठीक है। रीमा इसी के साथ अब थोड़ा बोर बोर सा महसूस करने लगी, क्योंकि रीमा की जो सास है उनको टीवी देखना बेहद ज़्यादा पसंद है और साथ ही साथ सोना भी। तो अगर दोपहर का समय हो रहा है तो रीमा की जो सास है वो या तो टीवी देखती रहेगी फुल साउंड में या तो सोती रहेगी। बात बहुत ही कम करती थी। अब वो इंट्रोवर्ट थी या जो भी थी, वो वैसी ही थी रीमा की सास। तो ठीक है भाई, रीमा अब क्या करे दोपहर में, क्योंकि घर में नौकर चाकर सब लगे हुए हैं सारा काम करने के लिए। घर में खाना, बर्तन, झाड़ू सब नौकर करते थे, अलग अलग प्रकार के आते थे। तो रीमा बहुत पकती थी। एक दिन अपने पति से कहती है कि देखो, मैं बहुत बोर होती हूँ। नागपुर में किसी अस्पताल में मैं वापस से एज अ नर्स काम करने लगती हूँ। पुणे का मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस, यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी। पति कहते हैं कि देखो, पैसों वाली बात है नहीं, भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम काम करना चाहती हो, तुम्हारा मन अच्छा रहे, तुम ऐसा सेल्फ डिपेंडेंट सा फील करो, तो बिंदास करो। मैं भी अस्पताल के बारे में पता करता हूँ, तुम भी पता करो। कुछ रिश्तेदारों को भी बोल देता हूँ। पता करते करते लगभग 1 महीने बीत गए। कोई अस्पताल मिल नहीं रहा था जहाँ पर रीमा को नौकरी मिल जाए। फिर अचानक से अपने जो हीरो है, योगेश नाम था उसका, योगेश का एक कज़न ब्रदर, मतलब रीमा का पति योगेश, योगेश का कज़न ब्रदर इनके घर पर आता है और उसके सामने बात चलती है। और पता नहीं उसको कहाँ से रेफरेंस मिला हुआ था, वो बताता है एक अस्पताल के बारे में जहाँ पर नर्सों की भर्तियाँ हो रही थी। उसने बोला जाकर ट्राई कर सकती हो। योगेश कहता है कि यार तेरी भाभी कैसे जाएगी, वो इलाका बहुत ही ज़्यादा आउटर है। मतलब वो जो हॉस्पिटल था ना, वो नागपुर में ही था, लेकिन नागपुर के थोड़े से आउटर इलाके में। मतलब सिटी वही है लेकिन टच टाइप का है, आप समझ जाओ। अभी हमें एग्जैक्टली इलाके का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो कांड हो जाएगा, क्योंकि ये घटना है ही ऐसी। खैर ठीक है, तो रीमा फाइनली अपने पति को मना लेती है और वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाती है। जब वो इंटरव्यू दे रही थी तो इंटरव्यूअर ने उसे बड़ी एक अजीब सी विचित्र सी बात बताया। ये सुनकर बड़ा हैरान हो गई। बात ये थी कि ये अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होता है। लेकिन ना जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से रात में यहाँ पर कोई भी स्टाफ काम नहीं करना चाह रहा है। रीमा ने इंटरव्यूअर से क्वेश्चन पूछी कि आखिर ऐसा क्यों है, यहाँ पर रात में कोई भी स्टाफ रुक क्यों नहीं रहा है, पहले रुकते थे और अभी कुछ दिनों से क्या हो गया है। तो जो इंटरव्यूअर था वो कहता है कि हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से अल्जाइमर के मरीज यहाँ पर ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा उम्र के। अल्जाइमर एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें लोगों की याददाश्त चली जाती है और कई बार अजीबोगरीब चीज़ें सुनाई और दिखाई भी देती है। रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन
एक याददाश्त वाली प्रॉब्लम बहुत भयानक होती है अल्जाइमर में, और इस अस्पताल में लगभग 12 से 15 मरीज आ गए थे। पता नहीं ये कोइंसिडेंस था कि क्या था, और शायद वही कारण था कि नाइट शिफ्ट में यहाँ पर कोई भी स्टाफ काम नहीं करना चाह रहा था। इंटरव्यूअर ने रीमा से कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे सामने सारी चीज़ें क्लियर कर दिया हूँ, अब देखो भाई, तुम काम करना चाहती हो तो क्लियर बताओ, नहीं करना चाहती हो तो क्लियर बताओ। कुछ दिन तक नाइट शिफ्ट में काम कर लो, फिर जैसे ही हमें कोई मेल नर्स मिल जाएगा, हम ऑटोमेटिकली बिना बोले तुमको डे में ट्रांसफ़र कर देंगे। रीमा मनी मन सोचती कि यार मैं पुणे में काम करती थी तो करती थी मैं नाइट शिफ्ट, यहाँ पर करूँ कि नहीं करूँ। वो बाहर निकलती है, पति को फ़ोन लगाती है। पति बोलते हैं कि देखो रीमा, अगर तुम्हारा मन है तो कर लो, हमारी तरफ से रोक टोक नहीं है, और अस्पताल वाले तो खुद बोल रहे हैं ना कि कुछ दिनों में तुम्हारा डे में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये खुश हो जाती है और इंटरव्यूअर को हाँ कह देती है। सैलरी वगैरह की बात होती है और सारा कुछ डन हो जाता है। अगले ही दिन से, मतलब अगली रात से रीमा अस्पताल में काम करना शुरू कर देती है। इसका वर्किंग आवर था, रात के 9 बजे अस्पताल पहुंचती थी और सुबह के 6 बजे इसकी छुट्टी हो जाती थी। घर जाती थी, सोती थी, उठती थी और फिर हॉस्पिटल आ जाती थी। मतलब जब ये जो इसके दिन आ रहे थे ना, ये जो दिन चल रहे थे ना, ये बड़े ही ज़्यादा हैक्टिक हो गए थे। देखो, जब तक वो पुणे में काम कर रही थी तब तक कर रही थी भाई, फिर शादी होने के बाद इसको मिल गई कुछ दिनों की रॉयल लाइफ, कुछ महीनों की रॉयल लाइफ, और फिर अचानक से वही अस्पताल में, वो भी ऐसे ऑड आवर्स। तो इसको ऐसा लगने लगा कि एक हफ्ते नहीं, ना जाने कितने साल हो गए मुझे इस अस्पताल में काम करते हुए, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी अगर इस तरह से काम करती रहूंगी तो। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती रही, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मन ही मन सोच ली थी कि अब मैं क्विट कर दूंगी। लेकिन कैसे यार, मेरे ससुराल वाले, मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या करूं, अब कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। बस वो आती है, अपना काम करती है और चली जाती है, बिल्कुल भी चार्म नहीं रहा जॉब में। लेकिन एक रात इस अस्पताल में एक और अल्जाइमर की मरीज आती है, जो कि दिखने में हूबहू रीमा की दादी जैसी थी। रीमा की दादी की मृत्यु जब वो बहुत छोटी थी तभी हो गई थी। फिर भी रीमा को अपनी दादी का पूरा चेहरा याद था। रीमा को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा लगाव था, वो उन्हें बहुत मिस किया करती थी। और जब ये अस्पताल में काम कर रही थी, ये बहुत ही लो फेस में थी अपनी लाइफ के, तभी अस्पताल में एक ऐसी मरीज आती है जो हूबहू इसकी दादी जैसे लग रही है। तो रीमा को बहुत अच्छा लगता है कि यार यार, ये कितनी अच्छी बात है। अब रीमा अपनी, वो जो आंटी जी आई है, उनसे बातचीत कर रही है, जेलअप कर रही है, और रीमा को अपने काम में भी मज़ा आ रहा है। अब रीमा का यहाँ पे काम कैसा था, ये अस्पताल का हुलिया कैसा था, वो थोड़ा समझाता हूँ, तब आपको थोड़ा और कुछ क्लियर होगा। इस अस्पताल में काफ़ी सारे वार्ड बने हुए थे। एक वार्ड यानी एक कमरा ऐसा था जिसमें 3 मरीज़ रहते थे, 3 बेड होते थे, बीच में पर्दे रहेंगे, 3 मरीज़ रहेंगे। वहाँ पे टीवी वगैरह की कोई सुविधा नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ मरीज़ अपना इलाज करवाते थे। फिर एक वार्ड ऐसा था, एक कमरा ऐसा था जहाँ पर 2 मरीज़ रहते थे, वहाँ पर टीवी की सुविधा थी। एक बेड, फिर बीच में पर्दा, फिर दूसरा बेड था। यहाँ पर भी मतलब प्रॉपर सारी सुविधा थी। और फिर एक रूम ऐसा था, मतलब कुछ रूम ऐसे थे जो कि पूरी तरह से प्राइवेट वार्ड थे, वहाँ पे मरीज और उनके रिलेटिव रुक सकते थे, कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वो फुल फ्लैश्ड एक होटल रूम जैसा कमरा हुआ करता था। रीमा की कभी प्राइवेट वाला जो सिंगल रूम वाला कमरा है वहाँ पर जॉब लग रही है, कभी जिसमें 2 मरीज़ रहते हैं उसमें ड्यूटी लग जा रही है, तो कभी जिसमें 3 मरीज़ रहते हैं उसमें ड्यूटी लग जा रही है। अब ये जो आंटी जी आई है, जो रीमा की दादी जैसी दिखती है, वो उस कमरे में है जिसमें टोटल 2 मरीज़ रहते हैं, एक वो दादी जी और एक कोई और महिला। ठीक है। शुरुआती कुछ रातें तो अच्छे से बीती। रात के 11 बजे के आसपास तक सारे मरीज सो जाया करते थे। नर्सों का यह काम होता है कि मैक्सिमम 12 बजे तक, क्योंकि जहाँ पर अल्जाइमर के मरीज ज़्यादा है, केसेस वहाँ पर थोड़े डेलिकेट हैं, नाजुक हैं, तो नर्सों को स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। तो नर्सों का एक वो होता है कि 12 बजे एक राउंड अप मारो, सब सो गए हैं कि नहीं, फिर 2 बजे राउंड अप मारो, किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं है। कुछ रातें अच्छे से बीती। एक रात राउंड अप मारती मारती अपनी ये जो है रीमा, वो ये आंटी जी जो दादी जी आई है ना, उनके कमरे के सामने पहुंची। वो क्या देखती है कि दादी बड़ी घबराई घबराई दरवाजे के एक कॉर्नर में देख रही है। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। मतलब रीमा डर गई कि आंटी जी क्या हो गया, आप सब ठीक तो है ना। वो बोलती नहीं बेटा, वो देख दरवाजे के पीछे वो बुढ़िया किस तरीके से मुझे घूर रही है, उसकी आंखें कैसी लाल लाल चमक रही है चुड़ैल की तरह। ये घबरा गई और घबराकर पीछे पलटकर देखती है तो दरवाजे के पास कोई भी नहीं खड़ा है, लेकिन दादी जी को एक औरत दिखाई दे रही है। ये बोलती है दादी जी कोई नहीं है, आप आराम कीजिए ना, सब ठीक तो है। दादी बोलती है नहीं, वो वहाँ पर है। तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है।
मुझे बहुत घुटन हो रही है, बेटा मुझे बाहर टहलवा दे, मुझे उससे डर लग रहा है, वो मुझे बहुत देर से घूर रही है। रीमा को डर लगा, फिर भी रीमा का फ़र्ज़ बनता है क्योंकि वो यहाँ की नर्स है, देखभाल करना है मरीज़ों की। दादी जी को उठाई और अस्पताल के प्रीमाइसेस में थोड़ा सा वॉक करवाई और बोली, आप सो जाओगी? बोली, हाँ सो जाऊँगी। तो डरते डरते अपने कमरे में घुसी, बहुत डर रही थी दरवाजे के उसी कॉर्नर में देखते हुए। तो रीमा दादी जी से कहती, दादी जी इतना डरो मत, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बाजू वाले कमरे में ही हूँ, एक बार आवाज़ लगा देना, या फिर आपके पास ये बैल है, वो घंटी दबा देना, बटन दबा देना, मुझे पता चल जाए, मैं फटाक से आ जाऊँगी। दादी जी को थोड़ा ठीक लगता है और दादी जी जाती है और वहाँ पर सो जाती है। रीमा को पूरी रात जागना था। रीमा सोचती रह जाती है कि दादी जी को आखिर दिख क्या रहा था। खैर ये वाली रात कट जाती है, फिर अगली रात आती है। अगली रात को भी सेम होता है, मतलब आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। दादी जी लगभग रात के 1 बजे के आसपास घबराहट के मारे तो जो बाजू वाली औरत एडमिट थी उस कमरे में, उसने घंटी बजाई और रीमा भागते उस कमरे में पहुंची। तो बाजू वाली औरत थी, वो बोलती है कि अरे देखो ना, ये आंटी जी क्यों ऐसा बार बार हाँफने लगती है। बोलती है कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है, दरवाजे के पास कोई खड़ा है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता है, इनको शांत कराओ, पर्दा लगाओ, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा सिर दुख रहा है। ये बाजू वाली महिला कह रही है रीमा से। रीमा बोलती है ठीक है मैं इनको समझाती हूँ। अब रीमा दादी जी को समझा रही है, दादी जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं, दूसरे मरीजों को भी प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ होती है, वो भी तो प्रॉब्लम के चलते आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीमा को अंदर ही अंदर लग रहा था कि अल्जाइमर की मरीज है, इसलिए इन्हें कुछ भी दिखाई दे रहा है, केस इनका शायद थोड़ा ख़राब हो गया है। लेकिन मामला कुछ और था। दादी जी बोलती, बेटा मुझे बहुत घबराहट होती है, वो चुड़ैल तो कभी कभी किसी और को भी अपने साथ लेकर आती है, वो मेरे पास आने की कोशिश करते हैं बेटा। दादी जी को बोलती है, दादी जी एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको और वॉक कराती हूँ। दादी जी को ये वॉक कराई और फिर से कमरे में छोड़ने के लिए ला रही थी, तो दादी बोलती कि नहीं मैं अपने कमरे में जाऊँगी ही नहीं, वरना वो मुझे मार डालेगी। तो मेरी बात समझ नहीं रही है। फिर भी रीमा ने अपने लेवल पर समझाई है, दादी जी को सुलाई है और अपने कमरे में आ गई। जो भी नर्स लोगों का कमरा होता है, वहाँ पर जितने भी चादर वगैरह रहते हैं इन लोगों के पास, उनको ये फ़ोल्ड कर करके रीमा रात के काफ़ी रात का समय है, जैसा मैंने बताया था, लगभग 1:30 बज चुके हैं। रीमा सब फ़ोल्ड वोल्ड करके जमा रही है चादर वादर। उतने में ही रीमा को एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता है उस कमरे में। वो एक छोटा सा कमरा है, मतलब 5 बाई 5 का वो कमरा होगा। एकदम घबराहट होती है, वो पीछे पलट कर देखती है, पीछे कोई भी नहीं था। ऐसी ठंडक थी कि जैसे मानो उसी गले में यहाँ पर किसी ने ऐसे अपनी सांस छोड़ा, एकदम बर्फ़ की जैसी ठंडी ठंडी। सोची मेरा वहम हो सकता है, कोई नहीं। फिर वो अपने लिनन्स फोल्ड करने में लग गई। फिर अचानक से ऐसा महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है। फिर पलट कर देखी, पीछे कोई नहीं। बोलिए चल क्या रहा है, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। दरवाज़ा खोल दी, थोड़ी सी उसको भी रिलैक्स फील हुआ। बाहर पूरा सन्नाटा है, जो दूसरी नर्स है वो अपने अपने काम में लगे हुए, हॉस्पिटल बड़ा है। फिर ये 1-2 फोल्ड करी है कि इतने में इसको किसी के कंधा में ऐसा हाथ आता है, ये घबरा कर चिल्ला देती है बहुत ज़ोर से, और जैसी पलटती है पीछे कोई नहीं था। ये 100% श्योर थी कि किसी ना किसी का हाथ था, मुझे किसी ने ग्रैब किया। ये तुरंत कमरे से बाहर निकली और पूरे कॉरिडोर में देखी, पूरा कॉरिडोर सुनसान है, दूर दूर तक कोई नहीं है। इसको टेंशन आ गया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे किसी ने टच किया था। हे भगवान, सब ठीक तो है ना? अगर ये वहम है तो ये किस तरह का वहम है? खैर 1-2 चादर और बचे हैं, मैं फ़ोल्ड करती हूँ और दूसरी नर्स के पास जाकर थोड़ी देर बैठूंगी। वो एक चादर फोल्ड करी है, दरवाज़ा खुला था कि दरवाज़ा खट से ऐसा बंद होता है। अब वो दरवाजे में ना आधा लगा हुआ था कांच और नीचे था लकड़ी। वो बहुत ज़ोर से खट से बंद हुआ और उसके मुंह से फिर से चीख निकल गई और ये घबरा कर तुरंत उस दरवाजे की तरफ देखी, इसी कमरे के दरवाजे की तरफ जो इसने खुला करके रखी थी, वो अपने आप बंद हुआ ना। तो दरवाजे की तरफ चिल्ला कर देखी तो क्या देखती है कि दरवाजे के बाहर की तरफ एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी हुई है, जिसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा टिपिकल पुरानी फिल्म की भूत चुड़ैल जैसा दिखाई दे रहा है और आंखें चमक रही है और बड़ी स्माइल के साथ रीमा को देख रही है। रीमा बहुत ज़ोर से चिल्ला के दरवाज़ा, आंख बंद करके दरवाज़ा खोली और चिल्लाते 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 भागी है बाहर अस्पताल के। अब अस्पताल के बाहर भागी तो दूसरी नर्स आ गई, उसको पानी वानी देने लगी। रीमा तो ठीक तो है ना? रीमा बताती कि नहीं, मैंने एक ऐसी ऐसी औरत को, एक ऐसी चुड़ैल को देखी। नर्स कहती है दूसरी वाली कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं तो खुद जस्ट तेरे सामने वाले कमरे में थी, मुझे तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। रीमा बोलती है एक बार सीसीटीवी कैमरा में जाकर चेक करते हैं, 100% कोई था। ये लोग सीसीटीवी कैमरा में जाकर चेक करते हैं
तो कुछ दिखाई नहीं देता है, खाली एक शैडो दिखाई देता है, एक वाइट कलर का शैडो जो उस दरवाजे के पास आकर खड़ा हुआ था, जो झटके से रीमा के कमरे का बंद हुआ था। वो शैडो आया था तभी वो दरवाज़ा बंद हुआ था। सब कुछ दिखा है, लेकिन जो चुड़ैल रीमा को दिखी है वो कैमरे में नहीं दिखी। लेकिन था तो कुछ, तो शैडो था, कुछ तो साया जैसा था। इस नज़ारे को देखकर ये दोनों डरी डरी सोच रही कि ये क्या चीज़ है अस्पताल में। खैर, आप विश्वास नहीं मानोगे, ये जो दूसरी वाली नर्स है, एक और बात बता दूं मैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये दूसरी वाली नर्स है ना, इसकी भर्ती भी 2-3 रात पहले ही हुई है। वो भी बहुत न्यू है, क्योंकि मैंने बोला ना नाइट में जितने भी स्टाफ थे सब छोड़ रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, तो ये लोग नाइट के लिए न्यू भर्ती किए हुए थे। खैर, ये लोग यहाँ पर देख के बात कर ही रहे हैं, ये क्या होगा कि इतने में वापस से वो दादी जी के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। दादी जी फिर से ज़ोर ज़ोर से हाँफते हुए चिल्ला रही थी। रीमा ने बोली, आई विल हैंडल। रीमा भागते हुए दादी जी के कमरे में गई। दादी जी बोलती, दादी जी ठीक तो है ना? दादी जी बोलती, हाँ। वो अभी चुड़ैल भागते हुए दूसरे कमरे की तरफ गई बेटा, दरवाजे के बाहर दिखी थी तो मैं घबरा गई तो मैंने चिल्ला दी। तो रीमा बड़ी हिचकिचाते हुए दादी जी से पूछती है कि दादी जी, उसका चेहरा बहुत ही झुलसा हुआ, चोटों से भरा हुआ दिखता है क्या? और लाल लाल चमकती हुई आंखों के साथ वो स्माइल करती रहती है, और उसके सामने के 2 दांत टूटे हुए हैं क्या? दादी जी बोलती है, हाँ बेटा। तुझे कैसे मालूम? क्या तुझे भी वो दिखाई दी? बस रीमा को इतना डर लगा, इतनी तेज हार्ट बीट हुई कि रीमा वहाँ से भागी, और जो दूसरी वाली नर्स थी उसको बोल दी कि भाई कोई भी पूछे तो बोल देना कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं घर चली गई। रीमा अपने घर पर आ गई, अपने पति, अपनी सास, किसी को कुछ नहीं बताई, सिर्फ इतना बोली चक्कर आ रहा था तो मैं घर पर आ गई हूँ। और अगले ही दिन जो भी सीनियर अथॉरिटी थी उनको अपना रेजिग्नेशन टाइप करके भेज दी, और कभी अस्पताल की तरफ मुड़ कर नहीं देखी। अब रीमा हाउसवाइफ है, और अस्पताल की बात करो तो रीमा की ऐसा मतलब पैनिकिंग होने लगती है, क्योंकि वो चुड़ैल थी ही इतनी खतरनाक, वो रात थी ही इतनी ज़्यादा डरावनी। इस पूरी घटना की जानकारी रीमा ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा आप लोगों को सुना दूँ, ये खतरनाक सीख और मनोरंजन मिलेगा। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वेबसाइट में जाकर आप हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना, बाकी कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।